अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज आपको दिखा रहे हैं फ़र्स्ट एड। जब कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप उससे किस तरीके से डील कर सकते हैं और एक महंगी जान जो है वो कैसे बचा सकते हैं बनाम सरकार। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं फ़र्स्ट एड की कि फ़र्स्ट एड क्या है और फ़र्स्ट एड सीखना सबके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के घरों में आसपास कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी को सबसे पहले हम आवाम ही डील कर रहे होते हैं, हम घर वाले ही डील कर रहे होते हैं और रेस्क्यू आने का वेट कर रहे होते हैं। मगर उससे पहले हम क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हुकूमत हमारे साथ निसाब में इस चीज़ को शामिल कर सकती है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आवाम जान किस तरह बचा सकती है एक शख्स की। तो आज हम पहुंचे हैं रेस्क्यू वालों के पास और उनसे जानेंगे कि फ़र्स्ट एड किस तरीके से दी जा सकती है, ख़ास तौर पर जब हम रोड पर होते हैं। तो बिलाल साहब, वेलकम करते हैं शो में आपको। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि फ़र्स्ट एड क्या होती है और खुदा न खास्ता अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसे आप लोगों के पहुंचने से पहले बंदे को किस तरीके से उसकी जान जो है वो बचा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हर शहरी को उसके बारे में जो मालूमात हैं वो होनी चाहिए और उसके पास कोई इब्तदाई तरबियत होनी चाहिए कि और खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा रोनुमा हो जाता है, चाहे हम सड़क पे ट्रैवल कर रहे हों, चाहे हम घरों के अंदर मौजूद हों, चाहे हम दफ्तरों में मौजूद हों, चाहे हम कोई भी किसी भी ज़िंदगी के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं पे भी हादसा, कोई भी इमरजेंसी अगर रिपोर्ट होती है तो हमें एक कोई ऐसी हमारे पास ट्रेनिंग, ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो हम किसी की जान को कैसे बचा सकते हैं। तो इस पूरी जो तरबियत है उसको हम फ़र्स्ट एड कहते हैं। किसी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना यानी उसकी जान को महफूज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसमें अगर कोई हादसा है, किसी को कट लग जाता है, उसको ब्लीडिंग कंट्रोल किस तरह से की जा सकती है, अगर उसकी हड्डी टूट जाती है तो उसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें कोई कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको CPR किस तरह दिया जा सकता है, उसको रिवाइव किस तरह किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी बुनियादी जो तरबियत है इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। और रेस्क्यू 112 के तमाम स्टेशन, मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की बात करूँ तो हमारे कम्यूनिटी रेस्क्यू स्टेशन हैं। अवामुन्नास शहरी जो मुझे देख रहे हैं वो मैं अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो चीज़ें हैं वो गाहे बगाए हम आपके प्लेटफॉर्म से बाकी जगहों से उनको पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में हम जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कमर्शियल मार्केट्स में जाके, प्लाज़ों में जाके तरबियत दे रहे होते हैं। मकसद एक ही है कि जितने भी शहरी हैं वो महफूज हों और उनके पास कोई बुनियादी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत मौजूद हो, ताकि बवक्त ज़रूरत जब उन्हें कोई ज़रूरत पेश आए तो हमारी सर्विसेज पहुँचने से पहले वो अपने प्यारों की और अपनी सोसाइटी में रहने वाले बाकी लोगों की जानों को महफूज करने का ज़रिया बन सके। अच्छा, इसी के साथ ही अब रोड पर हम हैं तो रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, लोग एक्सीडेंट होते हैं और हम देखते हैं कि सारे लोग जमा गफ़ीर इकट्ठा होकर उसे सिर्फ देख रहा होता है या उठा के फुटपाथ पे बिठा देता है। तो हमें सबसे पहले अगर किसी को चोट लगती है और वो गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, रोड सेफ्टी जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ आपसे रेस्क्यू 112 के रवां माह जो हैं उसके अदाद शुमार आपसे शेयर करूँ तो अब तक यानी 20 दिनों के अंदर 1600 से ज़ायद रोड ट्रैफिक हादसा पे रेस्क्यू 112 रिस्पॉन्ड कर चुकी है और इन हादसा में 1800 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 509 लोग ऐसे थे जिनको हम हॉस्पिटल एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं और तकरीबन 1200 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनको मौके के ऊपर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। तो एक बहुत बड़ा नंबर है किसी ज़िले के लिए या किसी जगह के लिए एक माह के अंदर इतने बड़े हादसा रोनुमा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अवामिल हैं, उस पर पहले बात कर लेते हैं। हमारा जो एक केयरलेसनेस का एक एटीट्यूड है, हम जब भी सड़क के ऊपर निकलेंगे हम कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे, हम तेज़ रफ्तारी को जो है उसको अहमियत देंगे, हम रॉन्ग यू टर्न्स लेंगे, हम इशारों की पासदारी नहीं करेंगे। इसी तरह अगर गाड़ियों की बात करें तो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, हम रैश ड्राइविंग करते हैं, हम फास्ट लेन में ड्राइविंग करते हैं। ये सारे के सारे अवामिल है। और ड्राइविंग भी हम देख रहे हैं कि अब जो जाने वाली लेन है यहाँ से लोग आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ख़तरनाक रवैया है। इसके ऊपर जो इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, बाकी मुतलका इदारे हैं, उसके ऊपर गाहे बगाए काम कर रहे होते हैं, चलान्स हो रहे होते हैं, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट हो रही होती है। लेकिन हमें एज अ शहरी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी, जब तक रोड के ऊपर हम खुद को महफूज नहीं करेंगे तब तक इन हादसात में कमी नहीं लाई जा सकती और इन जानों का जो ज़िया है वो जारी रहेगा। इसी के साथ साथ इस महीने में अब तक 13 अमवात भी इन रोड ट्रैफिक हादसात में हो चुकी है।
अच्छा, ये हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई हैं? जी, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अगर मोटर बाइकर की हम बात करें तो इन हादसात में जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो मोटर बाइक्स का होता है। तकरीबन 70 to 80% जो हादसात हैं वो मोटर बाइकर्स की वजह से होते हैं, मोटर बाइक की वजह से होते हैं। और उसमें जो है वो जो शख्स बैठा है वो ज़्यादा प्रोन होता है। हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो जैसे ही हम गिरते हैं उस सर पर चोट लगती है, हेड इंजरी होती है, जिसकी वजह से मौके के ऊपर या तो डेथ हो जाती है या फिर पैरालाइजेशन हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ हम चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का हमें एज अ शहरी जो है, ज़िम्मेदार शहरी, हम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। जो चीज़ें हमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताई जाती हैं, रेस्क्यू 1112 की तरफ से बताई जाती हैं, बाकी दौरों की तरफ से बताई जाती हैं, उन सेफ्टी का ख्याल रखें और हम खुद अपनी जानों को महफूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फर्स्ट एड है, ज़ाहिर है अगर कहीं पे कोई हादसा रोनुमा हो जाता है तो जो वहाँ पे शहरी मौजूद होते हैं वो बजाय कि फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसको कैप्चराइज़ करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारी जो हेल्पलाइन है 1122 उसको डायल करें और उसके बाद जो बुनियादी इम्तदाई तिबी इमदाद के जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जो शख्स मौजूद है उसकी मदद को फ़ोकियत दें ताकि उसकी जो कीमती जान है गोल्डन टाइम के अंदर उसको महफूज किया जा सके। अगर किसी को ब्लीडिंग कंट्रोल के बारे में पता है तो उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करे। अगर कोई बोन फ्रैक्चर जो हड्डी टूट गई है उसको कैसे मैनेज करना है, अगर उसके पास इब्तदाई तिबी इमदाद की कोई ट्रेनिंग मौजूद है, तरबियत मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये भी देखा है कि एक्सीडेंट होता है तो एक बंदा बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसे बड़े इर्रेगुलर तरीके से उठा रहे होते हैं वो, कि कोई किसी का हाथ पकड़ के खींच रहा होता है, वो बैलेंस ही आउट हो जाता है और उससे और ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो बंदा में मुब्तला हो जाता है। तो बंदे को सबसे पहले उठाना है, बिठाना है, वो किस तरीके से करना चाहिए? जी बिल्कुल। जितने भी हादसा रोड के ऊपर होते हैं इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो भी बंदा गिरा है उसमें जिसको भी हादसा हुआ है उसको स्पाइनल कॉर्ड का या बैक बोन का फ्रैक्चर जो है वो सस्पेक्टेड है, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। तो किसी भी शख्स को जो सड़क के ऊपर गिरा हुआ है उसको बेहंगम तरीके से नहीं उठाना चाहिए, उसको हाथों पर नहीं उठाना चाहिए। उसका उठाने का एक तरीकाकार है, उसको आप स्ट्रेट लिटाएँ ज़मीन के ऊपर और अगर 3-4 लोग मौजूद हैं तो वो एक साथ उसको उठाएँ ताकि उसकी जो बैक बोन है उसके अंदर खम ना आए, क्योंकि उससे वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो पैरालाइज़ हो सकता है, उसकी जो है वो मौत वाक़ हो सकती है खुदा न खास्ता अगर उसका पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी की जान को महफूज कर सकते हैं और किसी को अगर हम मदद देने भी जाएँ तो सही तरीके से उसके लिए मदद दें। और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास इब्तदाई इमदाद की कोई ट्रेनिंग मौजूद होगी, तरबियत मौजूद होगी। और इसके लिए रेस्क्यू 1112 सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी हम ट्रेनिंग्स मुहैया कर रहे हैं और तमाम अवाम उन्नास से, शहरियों से ये इल्तमास है कि हमें अप्रोच करें और इब्तदाई तिबी इमदाद की ट्रेनिंग हमसे ज़रूर हासिल करें ताकि बर वक्त जब आपको ज़रूरत हो उसकी आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपनों की, अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो हम ख़ुद किस तरीके से कोशिश करें कि दे सकते हैं और वो भी हम आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे कि CPR किस तरह दिया जा सकता है। अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो इंजरी को फौरी तौर पर ब्लीडिंग को किस तरह रोका जा सकता है, ये भी हम आपको आगे चल के सिखाएँगे और दिखाएँगे। और सबसे अहम बात ये कि सरकार जो है वो अगर अपने निसाब में फ़र्स्ट एड को शामिल करे और अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर सबको ट्रेनिंग दे तो हम एक महंगी जान, क्योंकि हर एक शख्स के लिए जान जो है वो महंगी है और वो चाहे फ़र्द वाहिद कोई भी हो, तो जान जो है वो कीमती है, उस कीमती जान को जो है वो बचाया जा सकता है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक जो है वो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। और अगर हमें ये चीज़ पता हो कि अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो हम फौरी तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इस्तेमाल कर सकते, तो शायद हम उसकी जान जो है वो बचा सकते हैं। एक आपने वीडियो वायरल भी देखी होगी एक टीचर की जो कि MD कैट के टीचर थे और ड्यूरिंग क्लास पढ़ाते हुए उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई और जो स्टूडेंट्स थे जो कि आने वाले वक्त के डॉक्टर्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ उस उस्ताद को देखते ही रह गए कि और वो उस्ताद की जो जान है वो चली गई। अगर हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे आम आवाम को ये पता होता कि हार्ट अटैक की सूरत में किस तरीके से फ़र्स्ट एड जो है फौरी तौर पर दी जा सकती है, तो शायद हम उस उस्ताद की क्या इसी तरीके से और जितने भी लोग, चाहे वो हमारे घरों में हों या रोड पर हों या हमारे किसी भी इदारे में हों, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, फिर वो शायद थोड़ी सी देर के लिए, जब तक रेस्क्यू नहीं आ जाती। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अरशद साहब मौजूद हैं और हमें वो ये दिखाएंगे कि CPR
क्या होता है और सीपीआर से जान जो है वो किस तरीके से बचाई जा सकती है। अशरफ साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताइएगा कि सीपीआर क्या चीज़ होती है और हम एक आम शहरी की जान किस तरीके से बचा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने ये जो मौजू है इंतहाई हसास मौजू है, यकीनन इसके ऊपर हम सबको एज ए मुआशरा हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये वाली जो स्किल्स हैं सीपीआर की, लाइफ सेविंग स्किल्स जो हैं, ये सबको सीखना ज़रूरी है। और जैसा आपने इंट्रो में बताया कि आजकल हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे कार्डियक अरेस्ट की जो शरह है, हार्ट अटैक की जो शरह है, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। उसकी वजूहात कुछ भी हों, बट अल्टीमेटली जब आपके सामने एक पेशेंट आ जाता है इस किस्म का, आपके सामने अचानक से एक बंदा क्लैप्स कर जाता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो बिजली का झटका लगने की वजह से हो सकता है, किसी क्लिनिकल रीज़न की वजह से हो सकता है, और उसका दिल जब काम करना बंद कर देता है, तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन हो सकता है? वो हर एक शख्स जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकता है जिसे सीपीआर करना आता है। सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और सांस के अमल को मसनूई तरीके से बहाल करने का जो अमल है, इसको हम सीपीआर कहते हैं। और बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, बहुत ही आसान अमल है जिसमें हम फ़ौरी तौर पर मरीज़ को रेस्क्यू कर सकते हैं। और इसमें एक और बात बताता चलूँ कि इसमें जब आपके सामने या आपको पता चलता है कि किसी मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो आपके पास बड़ा ही लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप 4 से 6 मिनट तक उस पेशेंट को रेस्क्यू नहीं करते तो मरीज़ बायोलॉजिकल डेथ की तरफ चला जाता है। बायोलॉजिकल डेथ वो कंडीशन है जिसमें ब्रेन के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, और अगर 10 मिनट या इससे ज़्यादा हो जाए तो वो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा मरीज़ कार्डियक अरेस्ट के बाद। हमारे पास जो टाइम विंडो है उस मरीज़ को रेस्क्यू करने की बहुत लिमिटेड है, तो हमें 4 से 6 मिनट में उस शख्स को हमने रेस्क्यू करना है, उसको रेससिटेट करना है, उसके दिल को बहाल करना है, ताकि हम उस कीमती जान को बचा सकें। और यकीनन इतनी देर में आपको शायद कोई एमरजेंसी सर्विस मैसर ना हो 4 मिनट में, 6 मिनट में, तो आप ही वो शख्स हैं जो उस शख्स की जान बचा सकते हैं, उस मुतासरा शख्स की, मुतासरा इंसान की आप जान बचा सकते हैं। तो अगर आपको इसकी सीपीआर की स्किल्स आती हैं, आपको सीपीआर परफॉर्म करना आता है, आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप यकीनन उस इंसान की जान बचा सकते हैं। एज ए इदारा इस इनिशिएटिव को हर एक फोरम के ऊपर, हर एक अपने नौजवानों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम जा रहे हैं, और बच्चों को ख़ास तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम ये तरबियत दे रहे हैं, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस स्किल के ऊपर कम अज़ कम तरबियत याफ्ता हो, कि बजाय इसके कि हम सिर्फ तमाशाई बने, हम एक लाइफ सेवर बने। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हर एक शख्स जो है वो लाइफ सेवर बन सकता है, और हर एक शख्स अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील कर सकता है। बात अच्छी की है। इस वक्त लाइव अगर हम सेव कर सकते हैं तो वो ख़ास तौर पे हमारे निसाब में भी ज़रूर ये शामिल करें। इमरान साहब, आप जो है वो सीपीआर एक्सपर्ट हैं, तो सीपीआर की मेन इम्पोर्टेंट जो अलामात होती हैं या काम करने के तरीके होते हैं, उनमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ज़रा ये थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को देखते हैं, आप उस तक पहुंचते हैं, तो जो आपने उसका रिस्पांस चेक करना है, ब्रीदिंग चेक करनी है। अगर आपको ब्रीदिंग नहीं मिली, इट्स मीन के पेशेंट की क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। अब हमने इस विक्टिम की बायोलॉजिकल डेथ, ब्रेन की डेथ नहीं होने देनी, और हमने सीपीआर स्टार्ट करना है। हर वो इंसान जिसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है, हमने वाया सीपीआर उसको सेव करना है। किस तरीके से आप ये करके दिखाएंगे, और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, और किस तरीके से प्रेशर जो है वो दिया जाता है, ज़रा वो थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले जो फर्स्ट एडर है उसका सेव होना ज़रूरी है। ख़ुद को सेव करने के लिए आप 6 साइड पे देखेंगे, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ़्ट, अपर, डाउन। अब मैं विक्टिम के पास पहुंच गया, हाफ स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन में जाके बैठूंगा। पहले लोग आपको बता रहे थे ये अनकॉन्शियस है, अब मैं खुद रिस्पॉन्स लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आई एम ट्रेंड रेस्क्यूअर, कैन आई हेल्प यू? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ पे जो लोग थे, मैंने उनसे परमिशन ली, सर क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ? साथ ही मुझे किसी अदारे की ज़रूरत है, तो मैंने 1122 पे कॉल कर दी। अब मैं एक मरतबा दोबारा इस विक्टिम को रीअसेस करूँगा 10 सेकंड तक। अब रीअसेस क्या करना है, मैंने इस विक्टिम का चेस्ट एंड एब्डोमेन का राइज एंड फॉल, सांस की मूवमेंट को 10 सेकंड तक, कैसे ये देखें, मैं अपना फेस पेशेंट के फेस की तरफ ले गया और देख रहा हूँ चेस्ट एंड एब्डोमेन को 10 सेकंड तक।
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. नो ब्रीदिंग, स्टार्ट CPR. अब मैं ये देखूंगा कि इस बॉडी में हार्ट किस जगह पे प्लेस है। एक लाइन मैंने स्टर्नम के ऊपर लगाई, फ्लोटिंग बोन के ऊपर फिंगर प्लेस करने के बाद 2 फिंगर को स्पेयर किया और पहले वाली फिंगर जिधर आ गई, हार्ट इंसानी बॉडी में इस जगह पे पड़ा है, वहाँ पर मैं हाथ की इस एड़ी को प्लेस करूँगा, दूसरे हाथ की फिंगर को इंटरलॉक किया और ख़ुद 90 के एंगल पे आ गया हूँ। अब इसको प्रेस करना शुरू कर दूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। ये जो मैं दबाव दे रहा हूँ इसकी स्पीड 1 मिनट में कम अज़ कम 100 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 120 मरतबा होनी चाहिए। डेप्थ कितनी है? 2 इंच, नॉट मोर देन 2.4 इंच, या आप यूँ कह सकते हैं कि 2 से 2.5 इंच तक। ये वाला काम आप जारी रखेंगे। अब जैसे ही विक्टिम कॉन्शियस हो गया तो आप CPR को कभी भी फेस अप पोजीशन में लेटा हुआ नहीं छोड़ेंगे, करवट रिकवरी पोजीशन में छोड़ेंगे। अब हमने CPR करना कब तक है? पहली कंडीशन, मैंने CPR स्टार्ट किया, आपका विक्टिम कॉन्शियस हो गया, आप CPR स्टॉप कर सकते हैं। मुझसे ज़्यादा ट्रेन पर्सन आ गया, सर आ गए हैं, कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, रेस्क्यू 112 आ गई है, मैंने पेशेंट उनके हैंड ओवर कर दिया, मैं फ्री हूँ। थर्ड, अकेला मदद करने वाला हूँ, फील टू मच एग्जॉस्टेड, मैं खुद बेहोश हो जाऊँगा, आप CPR स्टॉप कर सकते हैं। चौथी कंडीशन, जिस जगह पे मैं मदद कर रहा हूँ वो सीन अनसेव हो गया तो आप CPR स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप CPR स्टॉप करेंगे अनटिल यू रीच दी हॉस्पिटल एडवांस केयर। आप CPR करते जाएंगे हॉस्पिटल तक, करते हुए हॉस्पिटल पहुंचेंगे, क्योंकि क्लिनिकल डेथ, हार्ट की डेथ हो चुकी है, हमने ब्रेन की डेथ नहीं होने देनी। तो जब तक आप ये वाला अमल करते रहते हैं, आप कितनी भी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर इस पेशेंट की मदद ज़रूर करेगा, वो ये नहीं कह सकता कि सॉरी आप लेट हो गए। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगा देते हैं। कोई प्रेशर का भी कोई एक तरीक़ेकार है, या जितना आपके अंदर प्रेशर है वो सारा आप झोंक दें? बिल्कुल, ये मैंने बता दिया। एक तो आपने जो हैंड प्लेस किया वो बिल्कुल स्टर्नम के ऊपर होना चाहिए, दूसरे फिंगर को इंटरलॉक किया हुआ है, तो अब मैं पाँव के ऊपर नहीं बैठा, मैं बिल्कुल 90 के एंगल पे आ गया हूँ। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी स्टर्नम में मौजूद है, रिब्स में नहीं है। रिब्स के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, पुश करूँगा, तो पहले ही थ्रस्ट के साथ रिब्स ब्रेक कर जाएंगी। 90 के एंगल पे आके और 2 से 2.5 इंच तक अगर आप दबाव देते रहते हैं तो इस बॉडी के लिए सिर्फ फ़ायदा है, कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, इसमें हम एक आम शख्स क्या एहतियाती तदाबीर जो वो मज़ीद इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि अब किसी को एमरजेंसी के अंदर अगर इतना अब होश खो बैठता बंदा, तो एमरजेंसी के ऊपर जो है वो क्या कुछ कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पैनिक नहीं होना। जो चीज़ आप बात कर रहे हैं कि होश खो बैठता है, उसकी वजह यही है कि जब हम पैनिक होते हैं तो हम सही तरह से फर्स्ट एड नहीं देते, फिर वो वाले तरीके इस्तेमाल कर देते हैं। पानी पिलाना शुरू कर दिया पेशेंट को, हाथ और पाँव के तलवे रब करना शुरू कर दिए, रोड पे पड़ा है, साइड पे लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है स्पाइनल इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर जाए। तो ये वाले तरीके इस्तेमाल करें। रिसर्च बेस्ड जो काम है आप वो करें, और वो यही है कि आप विक्टिम के पास पहुँचें, रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप सीने को दबाने वाला अमल, CPR की एडवांस फॉर्म आपको बता रहे हैं। आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च है, तो आप CCR, कार्डियो सेरिब्रल रिससिटेशन, जो कि प्योर लेमैन के लिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है कि आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, इंतहाई आसान है। शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने CPR देखा। CPR एक यूँ समझ लें कि हुनर सबको आना चाहिए ताकि हम किसी भी शख्स की जो है वो जान बचा सकें। वक्त हो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम उसकी बात करेंगे कि जो हर एक शख्स की जान है वो है औलाद, और औलाद माँ बाप के साथ साथ पूरे घर की रौनक कही जाती है। और खुदा न खास्ता बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ मुंह में ले लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों को ज़रा हर एक चीज़ जो है वो, छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स जिसे हम कहते हैं, वो कुछ ना कुछ उन्हें कोई चीज़ नज़र आए तो वो फ़ौरन तौर पर उसे उठाकर मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे सिक्के या बंटे या कुछ भी घर के अंदर छोटी सी खिलौने की ही कोई आइटम ले लें तो वो बच्चे उसे मुंह में ले लेते हैं और उन्हें बेदहानी के अंदर वो उसे हलक में ले जाते हैं और वो फिर हलक में जाकर फंस जाती है। और उस वक्त जो है वो यूँ समझ लें कि माँ बाप तो क्या,
पूरे घर की जो जान है वो निकल जाती है और पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे को किस तरीके से जो है वो सांस दिलवाया जाए, क्योंकि बच्चा ना तो बोल सकेगा, ना वो बता सकेगा, ना वो कैफियत अपनी शो कर सकेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ निढाल होता जाएगा। और जैसे ही ज़ाहिर सी बात है सांस बंद होना शुरू होती है तो बच्चा जो है वो बेहोशी की तरफ बड़ी स्पीडली चला जाता है। तो उस चीज़ को किस तरीके से हम फ़र्स्ट एड के अंदर, यानी कि घर के अंदर या आप अपने इर्द गिर्द इलाके में, मॉल्स में, कहीं भी कोई बच्चे की इस तरह की कंडीशन देखें तो क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो फौरी तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं कि रेस्क्यू आने से पहले पहले हम किस तरीके से बच्चे को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो अरशद साहब पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें बच्चे मुंह में ले लेते हैं, ये क्या माँ बाप की नेग्लिजेंस होती है या वैसे ही बच्चों की एक आदत होती है? जी बिल्कुल, इसमें नेग्लिजेंस का आंसर तो जाहिर सी बात है, माँ बाप तो बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करते हैं, बट जो एक बच्चे की नेचर है वो नेचर उसे जब मौका मिलता है, अगर माँ बाप की थोड़ी सी नज़र इधर उधर हुई, उस बच्चे ने वो चीज़ उठानी है और मुंह में डाल लेनी है, क्योंकि ये बच्चे की एक आदत है। जो भी चीज़ उसने उठानी है वो उसने टेस्ट करनी है, ख़ास तौर पे इन्फेंट्स के अंदर ये एक आदत है। और वो जब मुंह में डालता है तो वो सांस के साथ अचानक उसके सांस के रास्ते में अटक जाती है चीज़। इसको हम फ़ॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, किसी चीज़ का सांस के रास्ते में फंस जाना, ठीक है, चोकिंग भी इसे कहते हैं। और चोकिंग ये दो किस्म की होती है, पार्शियल चोकिंग हो सकती है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्लीट चोकिंग हो सकती है। जो कंप्लीट चोकिंग है वो बहुत ख़तरनाक है, जिसमें सांस का रास्ता मुकम्मल तौर पर चोक हो जाता है और सांस का जो है अमल जो है वो रुक जाता है। विद इन सेकेंड्स आपको फ़ैसला करना होता है कि इसको हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ख़ास तौर पे बच्चों में। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जैसा कि मैंने CPR के लिए कहा कि उसमें भी सांस और दिल इन्वॉल्व है, चोकिंग में भी सांस का अमल जो है वो इन्वॉल्व है, और जितना जल्दी मुमकिन हो हमें सांस का रास्ता ओपन करने के लिए हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें जो हम लोग गलत अडॉप्ट करते हैं या गलत परफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेशन इसका दूंगा, तो डेमोस्ट्रेशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ मुआशरे में की जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है फ़ायदा होने की बजाय। करें जी। अब जी हमारे पास एक डमी है, मैडम जो है वो एक बच्चा डमी का पेश करेंगी। तो मैडम अगर बच्चे को चोक हो रहा है तो जब आपने पहले पकड़ा हुआ है तो क्या कंडीशन होती है बच्चे की उस वक्त, ज़रा थोड़ा सा ये बताएं। बच्चे का जब एयरवे चोक हुआ होता है तो उस वक्त बच्चा कंप्लीट चोकिंग में ये है कि तो क्रैब भी नहीं कर सकेगा और सांस भी लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा, वो हमें जवाब नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वैसे वो बच्चा है, ठीक है। तो मैं सर के ये हैंड ओवर करती हूँ कि सर ये बताएंगे कि बच्चा क्रैब भी नहीं कर रहा इस वक्त, ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ इस बच्चे की वजह से। तो सर से हेल्प लेते हैं कि किस तरह से सर कराएं जी। ये एक वालदा हैं जिनका बच्चा जो है इस वक्त इमरजेंसी की हालत में है, और मैं बतौर एज ए रिस्पॉन्डर मैं पहुंचा हूं और मैं इनको देखता हूं कि इसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है और उसके बाद जाकर वहां पर अपना इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ है बच्चे को? सर ये बच्चे ने कोई चीज़ निगल ली है और ये मुझे अब रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा और ये बेहोश होता चला जा रहा है। आप परेशान ना हो, मेहरबानी फरमा कर ये बच्चा मेरे हवाले कर दें। मैं ट्रेन रेस्क्यूअर हूँ, इंशाल्लाह मैं इसकी मदद करूँगा जी, आपने परेशान नहीं होना। अब उसके बाद हम बैठ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है, वो बच्चे की जो है फेस जो है वो ब्लूइश होता आपको नज़र आएगा सांस ना लेने की वजह से। बच्चा जो है वो क्राई नहीं कर पाएगा सांस, क्योंकि जब उसे इनहेल नहीं हो रहा, ठीक है, और हाथ पाँव जो हैं उसके वो भी आपको ब्लूइश होते नज़र आएंगे। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें आपने फ़ौरी तौर पे इसको रिस्पॉन्ड करना है। अब इसको रिस्पॉन्स हमने कैसे करना है? सबसे पहले तो इसको आपने देखना है, बच्चे को रिस्पॉन्स चेक करना है, और बच्चे का रिस्पॉन्स करने के लिए हम पाँव की तलियों पे हम इसको रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले। जी, हेलो बेबी, क्या हुआ है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी को भी कह देते हैं आप प्लीज़ 1122 पे कॉल करें ताकि हमें इमरजेंसी की सूरत में इसको हॉस्पिटल लेना जाना पड़े, ठीक है। और उसके बाद आप उसका एयरवे चेक करें। अगर तो वो चीज़ सामने आपको नज़र आ रही है
आप उसको छोटी फिंगर के साथ आराम से उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो देन आप निकालें। लेकिन अगर आपको डीप थ्रॉट में कोई चीज़ नज़र आ रही है तो कभी भी डीप आपने नहीं जाना। उसका नुकसान ये होगा कि जब आप ब्लाइंड फिंगर स्वीप करते हैं तो वो चीज़ मज़ीद गहराई में चली जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चे को गोद में पकड़ना है और इसकी जो चेस्ट जहाँ पर हम CPR करते हैं दरमियान वाली स्टर्नम की जगह पे, ये 2 दरमियानी उंगलियों से इसके चेस्ट के दरमियान में हमने 5 कंप्रेशन देने हैं, 5 चेस्ट थ्रस्ट देने हैं, 5, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5। ये प्रेशर कितना रखना? बिल्कुल हल्का सा, बच्चे की चेस्ट के मुताबिक कि इसकी छाती जो है वो 1 इंच तक प्रेस हो, ठीक है। हमने बड़ों के अंदर जब बात की तो बड़ों में हमने कहा कि जो छाती के कंप्रेशन की डेप्थ है वो 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। तो बच्चे के अंदर ख़ास तौर पे अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो ये छाती दबाने की जो गहराई की शरह है ये 1 से 1.5 इंच तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चेस्ट कंप्रेशन आपने दिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि बच्चे की जो ये बोनी पार्ट है फेस का, ठोड़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये C बनाएंगे, ठीक है, और इसको अपने हाथ पे उल्टा कर लेंगे, इस हाथ पे, लेफ़्ट हैंड पे, और बच्चे को बिल्कुल आपने अपने बाजू पे स्टेबल कर लेना है। इस तरीके से क्रॉस कर लें, ऐसे जैसे मैंने किया, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब उसका जो फेस है वो मैंने अपने एक हैंड से पकड़ा हुआ है और उसको मैं कर लूँगा अपने घुटने पे, और इसको हम थोड़ा सा बैंड कर लेंगे नीचे की तरफ। ये बैंड इसलिए कर रहे हैं कि मैंने उसका फेस खोला हुआ है, अगर मैं जब थ्रस्ट करूँगा तो अगर कोई चीज़ निकलती है तो फौरी तौर पे नीचे निकल जाए। अब हमने 5 बैक ब्लोज देने हैं। 5 बैक ब्लोज कहाँ देने हैं? ये शोल्डर प्लेट है, शोल्डर प्लेट के दोनों के दरमियान में अपने हाथ की हथेली से 5 बैक ब्लोज दूंगा, ऐसे 1 2 3 4 5। इसको स्लाइड करना है हाथ को, ऐसे, ये ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है। अगर चूँकि चीज़ निकलती है तो ठीक है, वरना फिर वही हम इसको बिल्कुल सीधा करेंगे बच्चे को, और उसके बाद हम फिर से वही अमल दोहराएंगे जिसमें हमने 5 चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, 5। उसके बाद फिर हमने इसको टर्न किया और इसके बाद हम इसको 5 चेस्ट थ्रस्ट, और यही अमल चलता रहेगा जब तक कोई चीज़ जो फंसी हुई है, अटकी हुई है, वो निकल नहीं जाती या कोई मदद आप तक पहुंच नहीं जाती। ये अमल आप रिपीट करते रहेंगे। इसमें एहतियात क्या करनी? क्योंकि देखें, अब आप ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, अब बच्चा जो है मिसाल के तौर पर 2 साल का भी हो या 1.5 साल का हो, हम छोटे बच्चों की बात करें, बड़ा तो फिर चलें उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़रा मजबूत हो जाए, हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। इतने बच्चे को तो वैसे ही हाथ में पकड़ते हुए भी डर लगता है कि खुदा न खास्ता करते करते कुछ और ही ना हो जाए। हाँ जी, लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस वक्त उसकी लाइफ ख़तरे में है, तो लाइफ बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें कोई और फ़र्ज़ करें आपको ख़तरा है, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड हैं इस चीज़ के ऊपर तो दैन ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप इस किस्म की तरबियत लेना चाहते हैं तो रेस्क्यू 1122 के जो दफातर हैं वहाँ पर आप अगर ये आप तरबियत मुफ्त फराम की जाती है हमारी तरफ से, रेस्क्यू 1122 की तरफ से, किसी के भी लिए, वो कोई भी शहरी हो, स्टूडेंट हो, मुलाजिम है, कोई भी तबका है, हम उनको ये वाली तरबियत जो है मुफ्त फराम करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िंदगियाँ बचाने का अमल है उसको सरअंजाम कर सकें। अच्छा, इस अमल में हमारे यहाँ जो गलतियाँ परफॉर्म की जाती हैं नॉर्मली, उसमें हमारे जो लोग हैं वो सबसे पहले तो पैनिक हो जाते हैं। ख़वातीन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और परेशानी के आलम में वो ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे उनको नुकसान होता है बच्चे को। अक्सर हमें जो रिपोर्ट होता है वो जब सांस रुकता है तो वो बच्चों को उल्टा करके और उसकी बैक साइड के ऊपर ऐसे करना शुरू कर। अब ये देखें डमी है, अब अगर इसको हम पीछे करते हैं तो इसके सर की मूवमेंट देखें आप कितनी ज़्यादा हो रही है, गर्दन नहीं टूट सकती है इसको सर को नुकसान हो सकता है। तो इस किस्म के काम करने से आपने अवॉइड करना है। जो स्टैंडर्ड तरीक़ाकार हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसे हेमलिक मैनूवर कहते हैं। इस हेमलिक मैनूवर के ज़रिए आप उस चोकिंग की जो है वो रिमूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों के अंदर अगर चोकिंग हो जाए तो वो हम किस तरह कर सकते हैं कि बच्चों की जान जो है वो किस तरह बचाई जा सकती है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद एहतियाती तदाबीर जो है वो आपको दिखाएँगे और सिखाएँगे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको CPR दिखाया, हमने आपको बच्चे के हलक में चोकिंग का अमल भी दिखाया। मेन मकसद हमारा ये सब कुछ दिखाने का ये है कि एक तो आप लोग इस चीज़ को सीखें और दूसरी चीज़ कि हमारी सरकार जो है वो इस फ़र्स्ट एड को यकीनी बनाए अपने निसाब में। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में
टीचर्स समेत सबको ये चीज़ ज़रूर सिखाई जाए कि जान जो है वो किस तरीके से बचाई जा सकती है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर वो सिखाएं या प्रैक्टिस करवाएं, मगर 15 से 20 मिनट ये लाजमी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएं, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के सामने जो है वो आ रही हैं। अब हम बात करेंगे उसकी कि आजकल मानसून का सीज़न है और हमारे आसपास करंट जो है वो लगने की शरह जो है वो भी बढ़ती जा रही है कि बच्चा गुज़र रहा होता है, करंट लग गया, पानी में करंट आ गया, या किसी घर के अंदर आपने स्विच को ऑन किया तो करंट लग गया। और हम उसमें देखते हैं कि बल्कि इवन कि आजकल जो पानी के कूलर्स लोग फी सबीलिल्लाह या सवाब के तौर पर लगाते हैं, उसमें भी जब करंट आ जाता है तो लोग बंदा पानी भरने जाता है, उसे करंट लग जाता है। तो किस तरीके से उस करंट से बचा जा सकता है? तो अर्शद साहब, पहले तो ये बताएं कि ये करंट लगने की वजह तो चले वो तो सामने आती है, एहतियाती तदबीर घर में क्या होती हैं कि वायरिंग के हवाले से, और फिर उसके बाद हम जब किसी को करंट लग रहा हो तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब भी अपने घर में वायरिंग या इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी ए ग्रेड मटेरियल की केबल जो है, स्टैंडर्ड केबल जो है वो आप इस्तेमाल करें वायरिंग पर्पज़ के लिए। और उसके बाद जो आप इंस्टॉलेशन हैं वो भी आप एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन के साथ इलेक्ट्रीशियन के ज़रिए करवाएं, क्योंकि आप केबल अगर अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जो इलेक्ट्रीशियन है वो वेल ट्रेंड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पे ऐसा लूप होल छोड़ देगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बात है, बच्चे जो होते हैं वो भी घर होते हैं, वो भी अच्छा, बच्चों की भी आदत होती है स्विचों के अंदर उंगलियां देना, ऑन ऑफ करना, क्या देखना यार ये क्या चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप कम अज़ कम जो बोर्ड्स हैं वो उनकी हाइट से ऊपर इंस्टॉल करवाएं ताकि वो उस तक पहुंच ना सकें डायरेक्टली। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पे जैसे हम मानसून की बात कर रहे हैं, मानसून में हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बाहर लगी होती हैं, जैसे पानी वाली मोटर होती है ख़ास तौर पे, इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए तो ये शॉर्ट हो सकती है। और इसी तरीके से जब बारिश होती है तो हमारे बच्चे अक्सर बाहर खेलते हैं बारिश में नहाने के लिए, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे होते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और उसकी वजह से पानी में करंट आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अपने बच्चों को, अपने आप को आपने सेफ़ रखना है, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। ख़ास तौर पे बारिश के दौरान, आफ्टर बारिश, जब भी आपको मौका मिलता है तो अपने आप को सेफ़ डिस्टेंस के ऊपर रखें। लोग गर्मियों के अंदर बारिश में नहाना बड़ा पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि जी बारिश हो रही है, वो खुद पानी के अंदर जा रहे हैं, नहा रहे हैं बारिश के अंदर। हाँ, ये बड़ा ही मतलब हमारे मुल्तान जैसे इलाके में तो वैसे बारिश थोड़ी सी रेयर होती है तो लोग इंजॉय भी करते हैं, जाहिर सी बात है, बट इंजॉय करना अच्छी बात है लेकिन अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लग गया तो अब क्या करे बंदा? अच्छा, इसमें 2 फेजेज़ हैं। अभी पहला फ़ेज़ ये है कि अगर आपके सामने किसी मरीज़ को करंट लग रहा है तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहली चीज़ अपनी सेफ्टी है, अपने आप को इंश्योर करें। अगर आप करंट लगने के दौरान मरीज़ को बराह रास्त टच करते हैं तो आप भी उसी करंट का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जो पेशेंट होता है, जो विक्टिम होता है, उसकी बॉडी एज ए कंडक्टर रोल प्ले कर रही होती है और उसमें से करंट कंडक्ट हो रहा होता है। तो आप उसको डायरेक्टली जब टच करेंगे तो वो करंट का आप भी शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। उसमें आपके पास रबड़ के शूज़ होने चाहिए, कोई ग्लव्स अगर टच करने के लिए आपके पास प्लास्टिक के कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो करंट को रोक सके। अगर ना हो तो फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। उसमें हम कुछ प्लास्टिक बैग्स इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करके हम उसको कवर कर सकते हैं। और उसको हम किसी खुश्क लकड़ी के साथ उसको सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि वो सप्लाई हम कट ऑफ कर दें वहाँ पर। अगर सप्लाई कट ऑफ नहीं हो सकती तो फिर अब आप किसी खुश्क लकड़ी के ज़रिए उस विक्टिम को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करें। गीली लकड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि गीली लकड़ी में से खुश्क लकड़ी, क्योंकि देखें वो चिपक के इतनी स्पीड से खड़ी होती है कि लकड़ी भी नहीं छुड़वा सकती, और लोग फिर लकड़ियाँ मारते हैं जिससे बंदे के हाथ भी टूटने का ख़तरा होता है या पाँव भी टूटने का ख़तरा होता है। तो मारना नहीं है, बिल्कुल मारना तो रिकमेंड ही नहीं है। आपने उसे रिमूव करना है, उसको लकड़ी की मदद से उसे उस चीज़ से पीछे रिमूव कर लिया, उसके बाद हाथ
रगड़ना शुरू कर देते हैं, हम क्या करते हैं, ये क्या? हाँ, फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है, जब आपने रिमूव कर लिया मरीज़ को, उसके बाद जो लोग हैं मुख्तलिफ़ तरीके अडॉप्ट करते हैं उसको। अक्सर जो इसमें ख़तरनाक अमल है वो ये है कि उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। और हमने कई बार लोगों से पूछा है तो वो कहते हैं जी इसके जो करंट से तो हमने अलहदा कर लिया है, लेकिन जो इसकी बॉडी के अंदर करंट रह गया उसे निकालने के लिए हम मिट्टी में दबा रहे हैं। तो ये लाइफ सेविंग स्किल नहीं है, बल्कि ये उस बंदे की जान लेने का बायस बनती है। देखें नॉर्मली, क्योंकि आपकी एक बंदा ऑलरेडी विक्टिम है, करंट लगा है, उसे सांस उसका पहले डिस्टर्ब हुआ होगा, और आप उसको उसके छाती के ऊपर इतनी ज़्यादा मिकदार में मिट्टी डाल देंगे तो यकीनन उसका सांस लेने का अमल जो है वो मुतासिर होगा। तो आप उसको मदद नहीं कर रहे बल्कि उसकी मौत का सबब बन रहे हैं। तो इस किस्म के इक़दामात से आपने परहेज़ करना है। ऐसे मरीज़ को करना क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर वो मरीज़ होश में है तो आप उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन उसको मेंटेन रखें, बहाल रखें, उसको रीशोर करें। और उसके अलावा जो करंट पास होता है वो सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है हमारे जिस्म में फ्लूइड्स को डैमेज करता है, हमारे जिस्म में नमकियात को, इलेक्ट्रोलाइट्स को डैमेज करता है, और उसकी वजह से मरीज़ को चक्कर आना, उल्टियाँ आना, इस किस्म के मामलात, फेड हो जाना, ये होते हैं। तो अगर मरीज़ होश में है तो आप उसको फ़ौरी तौर पर ORS या निमकोल वाला पानी जो है वो फ़ौरी तौर पर पिलाएं, दूध वगैरह पिला सकते हैं। और अगर उसकी हालत बेहतर नहीं है तो आप फ़ौरी तौर पर उसे हॉस्पिटलाइज़ करें। बट अगर मरीज़ बेहोश हो चुका है तो आपने कभी भी उसको खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ मुंह के रास्ते उसे नहीं देनी, कोई भी चीज़। और मरीज़ बेहोश भी है और उसका सांस भी रुका हुआ है तो देन उसके लिए हमारा जो CPR का अमल है वो फ़ौरी तौर पर परफॉर्म करेंगे। जी, तो नाज़रीन, अब किसी को चोट लगी है और खून बड़ी स्पीडली बह रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जी उसको फ़ौरी तौर पे या तो उठा देंगे, बिठा देंगे, बस खून को रोकना है किसी तरीके से, पट्टियाँ बांध देंगे, यानी कि आप यूँ समझ लें कि उसके लिए आप मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो अब एक डेमोन्स्ट्रेशन हमें मैडम करके दिखाएंगी कि किसी को जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो किस तरीके से उस ब्लीडिंग को रोका जाता है। मैडम, अब ये मुझे बताइएगा कि इन्हें क्या हुआ है और अब क्या करने वाले हैं? जी सर, अभी मैं आपको जो है ना डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि कैटास्ट्रॉफिक ब्लीडिंग या कोई भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम डायरेक्ट प्रेशर देके किस तरह से रोक सकते हैं। तो सर ये देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं सेफ्टी मेजर्स वही हैं जो कि आपको CPR में बता दिए कि 6 साइड पर आपने देखना है, अपनी सेफ्टी को आपने इंश्योर करना है। उसके बाद आपने ग्लव्स का यूज़ करना है। ग्लव्स आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्री हॉस्पिटल केयर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं होती हैं, बट हमने फिर भी विक्टिम को देखना होता है और उनकी लाइफ को सेव करना होता है। तो हमें ग्लव्स नहीं मिलते, हम शॉपर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शॉपर चढ़ा लेना है। विक्टिम और अपने दरमियान आपने एक बैरियर कायम करना है ताकि विक्टिम की कोई इन्फेक्शन या कोई सिक्रीशंस आपके डायरेक्ट हाथ पे ना लगे। अभी मेरे पास एक विक्टिम है। मैडम, क्या हुआ है आपको? जी, यहाँ पे कट लगा है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, काइंडली देखिएगा इसे। ओके मैडम, आप परेशान ना हूँ, मैं रेस्क्यू से ट्रेंड पर्सन हूँ, मैं अभी देख लेती हूँ। ठीक है, कि क्या हुआ है आपको, ये मैं थोड़ा सा एक्सपोज करूँगी। अच्छा, ज़ख़म को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है आपने अपनी आँख से देखना है ताकि आपको पता चले कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। ये ना हो कि ब्लीडिंग कहीं और ही और हम डायरेक्ट प्रेशर किसी और जगह पर दे दें। तो मेरे पास अगर गाज अवेलेबल नहीं है, पट्टियाँ अवेलेबल नहीं है, मैं कोई रुमाल, कपड़ा किसी से लेके हेल्प लेके मैं डायरेक्ट प्रेशर दूंगी। मैंने ये मेरे पास पट्टियाँ हैं, मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे रखूँगी जहाँ पे मैंने वोंड को देखा है और दोनों हाथों से इस तरह से डायरेक्ट प्रेशर दे दूंगी। अगर लेग और आर्म है तो मैं इसको हार्ट लेवल से ऊपर करूँगी, एलिवेट कर दूँगी इस तरह से ताकि हाँ, अगर टांग पे कुछ हुआ तो टांग को भी ऊपर उठा देना, एलिवेट करेंगे हार्ट लेवल से ऊपर। वजह क्या है एलिवेट? उसकी वजह ये है कि जो ब्लड का प्रेशर है ना वो डायरेक्ट उस तरफ ना आए, उससे भी ब्लड फिर फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हार्ट लेवल से हमेशा ऊपर रखेंगे और 10 मिनट के लिए प्रेस करके रखेंगे ताकि 10 मिनट के बाद जो है ना कोई छोटा मोटा ज़ख़म होता है वैसे ही सर ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अगर तो दूसरा तरीका ये कि अगर कोई डीप कट आ गया यानी कि कट के 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम हुई हुई जगह, तो उसका थोड़ा सा तरीका चेंज है। उसमें हमने डायरेक्ट प्रेशर दे दिया, इसमें आपने फिल करना है यानी कि इसको पैक करना है और पैकिंग इस तरह से करनी है आपने। ये जो है ना इसको आपने फिल करते जाना है, फिल करते जाना, फिल करते जाना, फिल करते जाना है। ये भी प्रेशर के साथ ही आपने फिल करना है ताकि वेंस के ऊपर प्रेशर आए और ब्लड जो है ना स्टॉप हो जाए। जब ये सारा पैक हो जाएगा उसके बाद फिर आपने ऊपर से प्रेशर देना है और 1122 को कॉल की होगी डीप कट के लिए। ठीक है, जब तक 1122 नहीं पहुंचती आपने प्रेशर दे के रखना है, फिर आपने 1122 को हैंड ओवर कर देना है और हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें। इसके साथ अगर खुदा ना खास्ता किसी के सर पे चोट लग जाती है तो उसे किस तरीके से करें? क्योंकि ये तो जिस्म हो गया, सर है,
और चेस्ट है या बैक है एक्सीडेंट्स के अंदर, तो उस लिहाज से हाँ, बिल्कुल सही। सर, जो वोंड आपको नज़र आ रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, वो चाहे हेड का है, अब्डोमेन का है, बैक का है, लेग का है, आर्म का है, उसको आपने डायरेक्ट प्रेशर से ही रोकना है। आपने इसी तरह से प्रेशर ही देना है। मकसद क्या है, आपने ब्लीडिंग को नहीं होने देना, क्योंकि ये एक जानलेवा है। आपने ब्लीडिंग को रोक लिया, आपने लाइफ को सेव कर लिया। तो हमारा मकसद ही ब्लड को रोकना है, चाहे वो हेड पे है, चाहे वो आर्म पे, चाहे बहुत शुक्रिया मैडम जी। तो नाज़रीन, आपने ये चीज़ देखी कि हम एहतियाती तदाबीर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें सीखनी चाहिए। अब बनाम सरकार जो है वो सरकार के नाम ये सवाल छोड़कर जाती है कि जहाँ पर इतना कुछ किया जा रहा है और दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो क्या हमारे निसाब में ये फ़र्स्ट एड सिखाना ज़रूरी नहीं कि इसे शामिल किया जाए? अब कब शामिल करती है हुकूमत और सरकार जो है, कब अपने लोगों को ट्रेन करती है कि लोग दूसरों की जानें जो हैं वो रेस्क्यू से पहले बचाने की कोशिश कर सकें? टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।